आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेनिसिलिन। ओके। ये एक एंटीबायोटिक है और इसको स्पेशल एक ग्रुप के अंदर रखा गया है, दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्या होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर पेनिसिलिन को क्यों रखा गया है वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम क्या होता है पेनिसिलिन के बारे में, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, और फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन देखेंगे, और फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है पेंसिलिन की उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको याद करनी है वो सब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंसिलिन से। देखिए, पेंसिलिन जो है ना, ये एक सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डिस्कवर हुई थी 1941 के अंदर। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया और सबसे पहली एंटीबायोटिक थी ये। इससे पहले कोई एंटीबायोटिक बनी ही नहीं थी, ठीक है, डिस्कवर हुई ही नहीं थी। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड क्लिनिकली इन 1941। अब ध्यान दीजिएगा, 1929 के अंदर इन 1929 क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने इसको एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। तो डिस्कवर तो हुई थी ये 1929 के अंदर, लेकिन 1941 में इसको यूज में लेके आया गया था, ठीक है। तो 29 में ये डिस्कवर की और 41 में इसको यूज में लेके आया गया। अब इसकी क्या हिस्ट्री है, अब देखिए क्या था। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो काम कर रहे थे, उन्होंने क्या है अपनी लैब के अंदर एक पेट्री डिश ली हुई थी और उस पर ना स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रखे हुए थे। उनको वो ग्रो करवा रहे थे, उन पे वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है। क्या हुआ कि वो कुछ दिन के लिए वैकेशन पे चले गए थे। अब वैकेशन पे से जब वो वापस आए तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी उस कल्चर प्लेट को देखा जिसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ये जो बैक्टीरिया थे ये थे। तो यहाँ पे क्या पाया कि कुछ कुछ जगह पे ना एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसके चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने देखा, फिर बाद में एग्जामिन किया कि ये क्या है, ये एक फंगस है जिसका नाम है पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। पेंसिलियम नोटेटम ग्रो हुई और पेंसिलियम नोटेटम एक केमिकल रिलीज कर रही है जिसका नाम पेंसिलिन रखा गया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया किल हो रहे हैं और जहाँ जहाँ फंगस है उसके चारों तरफ बैक्टीरिया है ही नहीं। तो ये काम वो किसी और चीज़ पर कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, उन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेंसिलिन है ये डिस्कवर किया गया था। फिर क्या था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने वो अनेबल थे इसको प्यूरीफाई करने के लिए, तो इसको प्यूरीफाई नहीं कर पाए थे वो। फिर बाद में दो साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरे, उन्होंने बाद में फिर और ऑब्जर्वेशन की और रिसर्च की इस पे, फिर उसको प्यूरीफाई किया, और जो चेन और फ्लोरे हैं उन्होंने फिर इसको प्यूरीफाई करके यूज में वो लेके आए थे। तो 1941 तक ये यूज में आ चुकी थी एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब पेंसिलियम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, सबसे पहले जो पेंसिलिन ऑब्टेन्ड हुआ था वो हुआ था पेंसिलियम नोटेटम से, लेकिन ये पेंसिलियम क्राइसोजेनम से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं पेनिसिलियम को, ठीक है। एक खास बात क्या है, पेंसिलियम नोटेटम और पेंसिलियम क्राइसोजेनम ये दोनों ही क्या है, फंगस है, और इनको फंगस का दूसरा नाम हम मोल्ड भी बोल देते हैं। कहीं पे आपको मोल्ड लिखा मिलेगा तो उसका मतलब क्या, फंगस ही है, ठीक है। तो दोनों में से ना जो पेंसिलियम क्राइसोजेनम है इससे ज़्यादा क्या है वो मिल सकती है, पेंसिलिन ऑब्टेन की जा सकती है एज कम्पेयर टू पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो हाई यील्डिंग म्यूटेंट है ये पेंसिलियम क्राइसोजेनम। पेंसिलिन को इससे ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अगर पेंसिलियम नोटेटम से हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी पेंसिलिन ऑब्टेन होती है ना वो पेंसिलियम क्राइसोजेनम से होती है, क्योंकि ये हाई यील्ड देती है पेंसिलिन की, राइट। अब देखिए आगे बात आती है कि पेंसिलियम जो है वो बिलोंग करती है एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से जिसका नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। दिस इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो पेंसिलिन एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से बिलोंग करती है और उस ग्रुप का नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब जो सिफेलोस्पोरिन है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के ग्रुप में आती है। अब ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये है क्या, इसका क्यों नाम दिया गया, क्यों इसको ग्रुप में रखा गया, क्योंकि जो पेंसिलिन की स्ट्रक्चर होती है ना उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। जिस भी एंटीबायोटिक के अंदर
बीटा लैक्टम रिंग पाई जाएगी उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, देखिएगा। ये देखिएगा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको आसान बनाते हैं, दिखने में ये मुश्किल लग रही है। अब देखिए क्या है, ये हमारी जो रिंग है ना, ये जो रिंग है, ये इतनी रिंग, इसको बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग। क्या बोलते हैं? थायाजोलिडीन रिंग। थाया और एजोल और बाद में क्या है? इलिडीन, थायाजोलिडीन। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है, थाया का मतलब होता है सल्फर और एजोल का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो नाम में ही दो चीज आ गई, सल्फर भी प्रेजेंट होगा इस रिंग के अंदर, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, और पूरा नाम है थाया एजोलिडीन। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, इस रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। देख लो, जैसे बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है वैसे इस रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये खासकर आपको याद रखना है। इस रिंग का नाम क्या है? थाया एजोलिडीन रिंग है। जो थाया एजोलिडीन रिंग है वो अटैच होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ। ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन होंगे। राइट, तो बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज होती है थायाजोलिडीन रिंग के साथ। ठीक है, तो ये फ्यूज होती है और जो हमारी ये बीटा लैक्टम रिंग होती है इसके साथ ये साइड चेन है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन की। तो ये तीन हिस्सों में ब्रेक की गई है। पहला तो ये रहा साइड चेन। ठीक है, ये हमारी जो है इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग और इसको बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग। ये दोनों की दोनों रिंग क्या है? फ्यूज है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक कॉमन नाम दिया गया है, इन दोनों को मिला के, दैट इज 6 APA। 6 APA का मतलब है 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड। राइट, तो ये है स्ट्रक्चर हमारी पेनिसिलिन की। अब जो हमारी साइड चेन है वो, और जो हमारा 6 APA है ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप गायब कर दोगे तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए साइड चेन भी ज़रूरी है और हमारी जो ये मेन जो रिंग है ये 6 APA जिसको बोलते हैं ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए ये तो है स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का। अब क्या हुआ, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाएगी। ठीक है, बहुत सारी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाएगी। वो क्यों बनाएगी, क्यों ज़रूरत पड़ी, वो भी मैं आपको क्लासिफिकेशन के अंदर बताऊंगा। जो हमारी ये साइड चेन है ना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हम बना सकते हैं। ढेर सारी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाई गई हैं इस साइड चेन के अंदर, कुछ ना कुछ चेंज करके। कुछ चीज़ हटा दी, उसकी जगह पे कोई ग्रुप अटैच करवा दिया, कोई और स्ट्रक्चर अटैच करवा दी। तो इस तरीके से सेमी सिंथेटिक जो पेनिसिलिन है वो बनाई गई है। लास्ट में जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि कितने स्ट्रक्चर याद करने हैं, करीब 6 to 7 स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर आपको दिखेगा कि वो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर हैं। तो वहाँ पे जो ये रिंग है ना, ये रिंग, ये वाली रिंग 6 APA, ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर कॉमन होगा, सेम बिल्कुल ये रिंग होगी। ठीक है, डिफरेंस केवल साइड चेन के अंदर आएगा। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है वो भी देखिएगा आप। देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ ए थायाजोलिडीन रिंग फ्यूज्ड विद ए बीटा लैक्टम रिंग विच इज एसेंशियल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। यहाँ पे ये कह रहा है जो पेनिसिलिन की बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक रिंग होती है थायाजोलिडीन, दूसरी होती है बीटा लैक्टम रिंग। दोनों आपस में क्या है? फ्यूज होती है। राइट, दीज टू रिंग constitute the fundamental nucleus of all penicillin namely 6 APA। ठीक है, जितने भी पेनिसिलिन, जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे ना क्लासिफिकेशन के अंदर, उनके अंदर एक कॉमन न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज 6 APA। ये स्ट्रक्चर सब में मिलेगी। राइट, ए वेराइटी ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ द साइड चेन अटैच टू 6 APA न्यूक्लियस। यहाँ पे बता रहा है जो 6 APA है हमारी जो कॉमन न्यूक्लियस है उसके साथ साइड चेन अटैच है। साइड चेन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एल्टरिंग करके क्या है, बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा पेनिसिलिन का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कुछ इसकी केमिस्ट्री थी, कुछ इसकी हिस्ट्री थी और स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी। तो ये बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर थी इसकी। ठीक है,
सिर्फ आप याद कीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर को याद करिएगा, पूरी स्ट्रक्चर को। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी कैटेगरी हैं? सबसे पहले नेचुरल, फिर इसको सेमी सिंथेटिक, ठीक है, दो कैटेगरी हो गई, और दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। या तो नेचुरल हो सकती हैं या फिर सेमी सिंथेटिक हो सकती है। अब नेचुरल के अंदर फिर सब क्लासीफाई किया गया है इसको, और सेमी सिंथेटिक की भी सब क्लास है, ठीक है। नेचुरल के अंदर दो तरीके से क्लासीफाई किया, या तो रेगुलर है या फिर रिपोजिटोरी पेंसिलिन है। रेगुलर के अंदर पेंसिलिन जी इसका एग्जाम्पल है, और यहाँ पे प्रोकेन पेंसिलिन और बेंजाथीन पेंसिलिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं पेंसिलिन जी के बारे में। जो हमारी रेगुलर पेंसिलिन है ना, जो हमारी ये रेगुलर पेंसिलिन है ना, दैट इज़ पेंसिलिन जी, ठीक है। ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। जैसे ही हम पेंसिलिन जी को ओरली लेंगे तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है इसको इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है, कोई काम की नहीं रहेगी, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा गैस्ट्रिक जूस के द्वारा पेंसिलिन जी को, ठीक है। तो इसलिए जो पेंसिलिन जी है ये हम इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। हम जो पेंसिलिन जी है इसको इंजेक्शन की फॉर्म में लेंगे। अब इंजेक्शन की फॉर्म में लेने के बाद भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी यूरिन के जरिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। अब बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, एलिमिनेशन रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, एलिमिनेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना इसका कम होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हम ऐसी कोई ड्रग बनाते हैं जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा हो, ठीक है, वही ड्रग तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होंगे। अब इसका क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, तो इसकी ये एक डिसएडवांटेज है। फिर आई रिपोजिटोरी पेंसिलिन। इसको अलग क्लासीफाई क्यों किया गया, क्योंकि जो ये है ना इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, इससे ज़्यादा है पेंसिलिन जी से। क्यों, क्योंकि जो ये प्रोकेन पेंसिलिन और बेंजोथेन पेंसिलिन है, रिपोजिटोरी जो पेंसिलिन है, ये क्या है, ये इनसोल्यूबल होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, कम इंस ज़्यादा इंसोल्यूबल होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये स्लोली रिलीज होती है हमारी बॉडी में, और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, लॉन्ग होता है, ठीक है। इसलिए नेचुरल के अंदर है तो ये तीनों ही नेचुरल, लेकिन इसको अलग अलग क्लासीफाई क्यों किया गया, रेगुलर के अंदर क्यों और रिपोजिटोरी के अंदर क्यों, क्योंकि इनका जो जो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, यानी कि जो एक्शन है वो कम है, और इनका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग है, ठीक है, इसलिए इसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है नेचुरल के अंदर। तो ये था नेचुरल के अंदर। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की। अब सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो नेचुरल पेंसिलिन है, जो बेंजाइल पेंसिलिन, देखिए जो पेंसिलिन जी है ना इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बेंजाइल पेंसिलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको नोट्स के अंदर ही मिलेगा। पेंसिलिन जी का दूसरा नाम बेंजाइल पेंसिलिन है, ठीक है। जो ये पेंसिलिन जी है ये गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा क्या कर दी जाती है, इनएक्टिवेट कर दी जाती है, इसलिए हम क्या है इसको इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पेंसिलिन जी गई, बैक्टीरिया को उसको किल करना है। अब क्या है, कुछ स्पीसीज बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है पेंसिलिनेज। वो पेंसिलिन एंजाइम को सीक्रेट करेंगी, जो पेंसिलिन एंजाइम है वो पेंसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देते, यानी कि काम करने ही नहीं देते, ठीक है। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। और जो ये पेंसिलिन जी है ये कैसी है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम लास्ट में मैंने आपको बताया था, जो कुछ स्पीसीज पे, कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज पे काम करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ फ्यू स्पीसीज पे काम करे, तो वो क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। जो लार्ज वेराइटी ऑफ स्पीसीज पे काम करेगी वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो पेंसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब आ देखिए सेमी सिंथेटिक है, इसको क्लासीफाई किया गया है तीन तरीके से, या तो होंगे एसिड रेजिस्टेंस, या फिर होंगे पेनिसिलेज रेजिस्टेंस, और या फिर होंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन। अब इनका मतलब क्या है, देखिए एसिड रेजिस्टेंस यानी कि
अगर हम इसको ओरली लेंगे ना तो ये गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा इनएक्टिवेट नहीं की जा सकती। ये है एसिड रेजिस्टेंस। तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन वी। ठीक है, ये सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, साइड जो चेन थी हमारी पेनिसिलिन की, वहाँ पे कुछ न कुछ चेंजेस करके ये बनाई गई है पेनिसिलिन वी, ताकि ये ओरली ली जा सके और गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा इनएक्टिवेट नहीं की जा सके। ठीक है, तो पहली कैटेगरी तो एसिड रेजिस्टेंस आई। दूसरी कैटेगरी आई हमारी पेनिसिलेज रेजिस्टेंस। अब क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि जो बेंजाइल पेनिसिलिन है जैसे ही हम लेंगे तो क्या होगा, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है बैक्टीरिया की जो पेनिसिलेज एंजाइम को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। और पेनिसिलेज एंजाइम क्या करता है, जो पेनिसिलिन हमने ली वो क्या है, डिस्ट्रॉय कर देता है वो पेनिसिलेज एंजाइम। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया तो मरेंगे ही नहीं, तो काम तो है नहीं, इसलिए साइड चेन पे फिर से कुछ न कुछ चेंजेस करके एंटीबायोटिक बनाई गई और वो उसका नाम दिया गया पेनिसिलेज रेजिस्टेंस। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं वो देखिए, मेथिसिलिन आती है, क्लोक्सासिलिन आती है और ओक्सासिलिन आती है। तो ये सेकंड सब क्लास थी सेमी सिंथेटिक की। थर्ड देखिए एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या है, आपने नैरो स्पेक्ट्रम सुना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सुना है, अब ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या है। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको केवल नैरो और ब्रॉड ही मिलेंगे, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम को भी बताया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो ना तो नैरो हो ना ब्रॉड हो, यानी कि जो नैरो स्पेक्ट्रम है उससे तो ऊपर हो और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उससे नीचे हो, यानी कि नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बीच में जो काम करेगा वो होगा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, राइट। तो नैरो भी बता दिया मैंने और ब्रॉड तो बता ही दिया पहले और एक्सटेंडेड अब बता दिया। तो इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर तीन कैटेगरी हैं, अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। इसके अंदर जो जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं, एम्पीसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बिनसिलिन, टिक्रासिलिन, पिप्रासिक्लिन इसके अंदर है और मिजलोसिलिन इसके अंदर है। ठीक है, तो अमीनो पेनिसिलिन के अंदर ये दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं और यूरिडो पेनिसिलिन के अंदर ये दो हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ड्रग के ये आपको याद करने हैं। अब बात यह आती है कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं याद करने के लिए। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखें, देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। एक तो आप निमोनिक्स से याद करो, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करते हो। ठीक है, उससे आप कितनी क्लासिफिकेशन, 4 5 6 क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि पूरी बुक की क्लासिफिकेशन निमोनिक के बेस पे याद करोगे, क्योंकि जो आप ट्रिक बनाओगे ना याद करने के लिए, वो ट्रिक भी तो आपको याद रखनी है। तो इससे तो अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ही याद कर लो। इसका एक तरीका बताता हूँ मैं कैसे याद करनी है। देखिए जैसे कि पेनिसिलिन की आपको क्लासिफिकेशन याद करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन कैटेगरी देखनी है कि कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। जैसे पेनिसिलिन को सबसे पहले नेचुरल और सेमी सिंथेटिक के अंदर डिवाइड किया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये चीज़ याद करो कि किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। मेन कैटेगरी दो, या तो नेचुरल या सेमी सिंथेटिक। फिर आप याद करो नेचुरल की भी क्या कोई सब कैटेगरी है, अगर है तो याद करो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करो। एग्जाम्पल पहले आप एक याद करो फिर दो करो। ठीक है, देखिए अब नेचुरल और ये आपने याद कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि नेचुरल के अंदर सब कैटेगरी कितनी है और सेमी सिंथेटिक के अंदर कितनी, इसके अंदर रेगुलर है और रिपोजिटोरी है, ये याद कर लिया। और सेमी सिंथेटिक के अंदर तीन है, या तो एसिड रेजिस्टेंस है या फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है या फिर पेनिसिलेज इनहिबिटर है, ये याद कर लिया। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसके आपको सिर्फ ड्रग और याद करनी रहेगी। अब क्या करना है, हर एक सब क्लास के अंदर एक एक ड्रग सबसे पहले याद करो, सिर्फ एक ड्रग। रेगुलर के अंदर ये याद करो, एक ड्रग हो गई। यहाँ पे या तो प्रोकेन कर लो या बेंजाथेन कर लो, कोई भी एक कर लो, लेकिन कर लो पहले एक बार में। ठीक है, फिर इसके अंदर भी एक कर लो, फिर नेक्स्ट के अंदर भी एक कर लो। ठीक है, एक एक करते चलो। फिर क्या करना है, थोड़े दिन आपको गैप देना है, फिर से ये क्लासिफिकेशन रिवाइज करनी है और आपको कॉपी बंद करके याद करके देखना है कि जो आपने पहले याद किया था वो याद है या नहीं है। अगर वो याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा रिवाइज करो। और फिर आप ना थोड़ी देर बाद दो दो एग्जाम्पल पकड़ो, किसी के एक एक किया था तो नेक्स्ट दो दो एग्जाम्पल करो, तो दो दो हैं आपको करने। फिर कुछ गैप देना है थोड़े दिन का, फिर आपको याद करिए। तो ऐसे ऐसे अगर आप 4 5 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी, आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, यही रूल है क्लासिफिकेशन का। पहले आपको कैटेगरी, मेन कैटेगरी करनी है और मेन कैटेगरी में सब कैटेगरी करनी है, फिर उनका एक एक एग्जाम्पल करना है, कुछ दिन बाद फिर एक एक और कर लेना है। तो हर क्लास के अंदर दो दो एग्जाम्पल अगर आप करते हो, एग्जाम के अंदर लिखते हो, तो ये इनफ है।
अगर 3 कर लेते हो या 4 एग्जाम्पल कहीं दिए, अगर वो चारों कर लेते हो तो इससे बेस्ट बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जितना आपको याद होता है उतना एटलीस्ट करो। अगर आपको एक एक एग्जाम्पल भी याद होती है तो एक एक तो करो मिनिमम। अगर आपको 2 हो रहे हैं तो 2 करो, लेकिन करो, ज़रूर करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो आप। बाकी आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई किसी ट्रिक से याद करना है तो कर सकते हो। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की। क्या मैकेनिज्म है हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। अब देखिए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक आएंगी उन सबका एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। वो होगा जो अभी हम ये पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा। ठीक है, चाहे वो पेंसिलिन हुई, चाहे वो सिफेलोस्पेरिन, कोई सी भी एंटीबायोटिक हुई जो बीटा लैक्टम के अंडर के अंदर आएगी, उसका सिर्फ एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। क्या होगा, देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है बननी उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से कैसे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है सेल वॉल जिससे बनी हुई होती है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है ये पहले सोचो। उसकी सिंथेसिस क्या होता है, पेप्टाइड चेन बनती है पहले और ग्लाइकन चेन बनती है। पेप्टाइड चेन और ग्लाइकन चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग करती हैं, क्रॉस लिंकिंग करके पेप्टिडोग्लाइकन बनाती हैं और उसकी फिर सेल वॉल बन जाती है। अब क्या करें, अब हम कोई ऐसी ड्रग दें कि कि वो क्या करे, इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर दे। कैसे करेगी, जो पेप्टिडोग्लाइकन बना था, हमारा जो पेप्टिडोग्लाइकन बना था वो क्या करे, उसको ब्रेक कर दे। कुछ ऐसी ड्रग दे दे कि वो पेप्टिडोग्लाइकन को बनने ही ना दे। अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनी तो सेल वॉल नहीं बनेगी। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रहेगा, वो क्या है, किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब जो पेप्टाइड चेन और ग्लाइकन चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग करके बनाई जाती हैं, वो एक एंजाइम के द्वारा बनाई जाती हैं, उसका नाम है ट्रांसपेप्टिडेज। ठीक है, तो क्या करता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक सिंपल सा सीधा साधा मैकेनिज्म है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को रोक देता है। अगर पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस रुक गई तो क्या होगा, अल्टीमेटली बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखिए, ये है ब्रॉड के अंदर मैकेनिज्म लिखा हुआ है, बिल्कुल डिटेल के अंदर। ये आपको अगर बड़ा लग रहा है तो आपके लिए मैं एक और मैकेनिज्म लेके आया हूँ, ये आप लिख सकते हो। छोटा मैकेनिज्म है। देखिए, पेंसिलिन एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। ठीक है, ये तो होगी जस्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। यानी जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये जो ड्रग है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये काम करती है। ठीक है, दिस एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अब क्या होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसको बनने से रोक दिया जाता है। अब पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन बनने से कैसे रोकोगे, जो पेप्टाइड चेन और जो ग्लाइकन चेन है जो क्रॉस लिंकिंग हो रही थी, उस क्रॉस लिंकिंग को ही आप रोक दो। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगी, और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनी तो क्या है, सेल वॉल भी नहीं बनेगी। अगर सेल वॉल ही नहीं बनी तो ना तो उसकी ग्रोथ होगी ना उसकी डेवलपमेंट होगी, अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये जो पेंसिलिन एक बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, तो ये था कुछ बच्चों के लिए शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आप लिख सकते हो अगर आपको वो याद नहीं होता है। अब बात करते हैं उसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, फर्क इतना है कि एक बड़ा है थोड़ा सा, एक छोटा है। कौन कौन सा भी ग्रो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब देखिए, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। है ना, जो सेल वॉल है उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सेल वॉल बहुत ही ज़रूरी है, ये बोला गया। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए हिट्रोपोलीमेरिक कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का एक कंपोनेंट है दैट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी बाय मेकिंग क्रॉस लिंकिंग। क्या है, जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो एक रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है सेल वॉल को। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को। द पेप्टिडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकन चेन दैट आर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज। पेप्टाइड चेन और ग्लाइकन चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग करके पेप्टिडोग्लाइकन बनाती है, और वहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ट्रांसपेप्टिडेज, राइट। ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल।
जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो इनकी सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करती हैं, और इंटरफेयर करती हैं तो इनकी इनहिबिट कर देती हैं ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को, सो दैट क्रॉस लिंकिंग ना ही हो। देखिए ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो है उस पर काम करती हैं कौन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अगर ट्रांसपेप्टिडेज को ही ख़त्म कर दिया जाए तो क्या है, क्रॉस लिंकिंग ही नहीं होगी। तो क्रॉस लिंकिंग इस तरीके से इनहिबिट की जा सकती है। क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगी, तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की तो ये 2 लाइन में लिखा गया है, ठीक है। ये ऊपर तो जस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, कैसे बनी है, वो सब याद करना है। अगर आपको ये पूरा याद करना है तो पूरा कर सकते हो, लास्ट की ये 2 लाइन लिखनी है तो ये भी लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल दोनों के दोनों सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। पेंसिलिन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई। अब स्ट्रक्चर आपको लिखनी नेसेसरी है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। अगर आप कोई भी 5 नंबर का कोई या पेंसिलिन, अगर आपको 10 नंबर में पेंसिलिन आ गया, अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाई तो वहाँ पे क्या है, एग्जामिनर 2 या 3 नंबर दे देगा। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 8 या 9 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फार्माकोलॉजी और मेडकेम के अंदर सिर्फ फ़र्क यही है, केवल स्ट्रक्चर का। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कोलॉजी के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। तो मेडकेम स्ट्रक्चर पे ही है, तो इसलिए स्ट्रक्चर आपको याद करना ज़रूरी है। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा पेंसिलिन का स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारी थायाजोलिडिन रिंग है, ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, और ये हमारी साइड चेन है। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनके अंदर ये जो 6 APA है ये क्या है, सब में चेन रहेगा, सब में सेम रहेगा, ठीक है। चेंज केवल साइड चेन के अंदर आएगा। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना, इतना स्ट्रक्चर, ये हर स्ट्रक्चर के अंदर 7 स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, हर स्ट्रक्चर के अंदर इतना पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखते जाना क्या है। ये है हमारा पेंसिलिन जी, जिसको हम बेंजाइल पेंसिलिन के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था ना, जो गैस्ट्रिक एसिड के द्वारा इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, फिर हम इसको इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, है ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये सेम है, केवल क्या है, बेंजाइल पेंसिलिन, ये हमारा, ये अटैच करवाना है यहाँ पे आर की जगह, तो ये हमारा पेंसिलिन जी बन जाएगा, ठीक है। अब पेंसिलिन वी की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये सेम है, सिर्फ आपको ये ग्रुप यहाँ पे अटैच करवाना है, तो पेंसिलिन वी बन जाएगा। बुक के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मेथिसिलिन की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये सेम है, केवल ये जो ग्रुप है ये अटैच करवाया। ये ग्रुप आपको याद रखने हैं, ये खुद से आपको याद करने पड़ेंगे, यहाँ पे समझाने के लायक कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए ये ग्रुप, ये पूरी इतना जो स्ट्रक्चर है सेम है, और ये यहाँ पे अटैच करवाया तो ये एम्पिसिलिन बन गया, ठीक है। अमोक्सिसिलिन कैसे बनेगा, ये अटैच करवा, ये सेम ग्रुप है, ये अटैच करवाया तो अमोक्सिसिलिन बन गया, ठीक है। और फिर वही बात, ये पूरा का पूरा सेम है, ये अटैच करवाया तो कार्बिनसिलिन बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन की। अगर आपने एम्पिसिलिन याद कर लिया तो अमोक्सिसिलिन कैसे याद हो जाएगा। देखिए ये सेम, इसमें भी ये सेम, ठीक है। ये और ये सेम, ये सेम, केवल OH का फ़र्क है। अगर एम्पिसिलिन स्ट्रक्चर आपको याद हो गई और यहाँ पे आपने OH ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अमोक्सिसिलिन भी याद हो जाएगा। तो 2 स्ट्रक्चर तो आपको ये याद ही हो गई, ठीक है। और पेंसिलिन आपने याद कर ही लिया था, पेंसिलिन आपने याद कर ही लिया था। और पेंसिलिन के अंदर जो पेंसिलिन जी है, ये स्ट्रक्चर छोटी सी साइड चेन है, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये अटैच करवाया जाएगा तो ये भी आप याद कर सकते हो। कितने स्ट्रक्चर हो गए, 5, 7 में से 5 स्ट्रक्चर तो आप इजी याद कर सकते हो। तो अगर आपको 7 के 7 याद होते हैं तो ठीक है, अगर 7 में से 5 याद होते हैं तो भी ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ज़रूर बनाने हैं, ये आप याद रखना। हर क्लासिफिकेशन के साथ आपको 4 या 5 स्ट्रक्चर याद करने ही करने हैं, ये नेसेसरी है। हर क्लासिफिकेशन में, जितनी भी क्लासिफिकेशन मेडिकेम के अंदर आएंगी, 4 या 5, एटलीस्ट 4 तो करने ही करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने करो, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा नंबर। अब
आपको देखना है कि नंबर कम लेने हैं या ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये हमारा था पेनिसिलिन। बाकी इसके रहे यूज, एडवर्स इफेक्ट, क्या यूज है इसके। यूज यही है कि स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल ये इन्फेक्शन है, इनके अंदर यूज होता है। विनरल जो डिजीज हैं जैसे कि गोनेरिया, सिफिल्स, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है ना। टेटनस के अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, एक्टिनोमाइकोसिस अगर हो जाए, एंथ्रेक्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये यूज हैं इसके कुछ। तो यूज आप बुक से कर लेना, कहीं से कर लेना। तो यूज और एडवर्स इफेक्ट तो सेम है, उसमें क्या बताऊँ मैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो नोजिया है, वोमिटिंग है, इनटॉलरेंस है। जो भी पेंसिलिन है इसका एडवर्स इफेक्ट ये है, यूज भी मैंने आपको बता दिए। तो 2-3 एडवर्स इफेक्ट कर लेना, 2-3 यूज कर लेना बस। अगर पूछेगा एग्जाम के अंदर तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये यूज और एडवर्स इफेक्ट इसलिए करने ज़रूरी है क्योंकि कोलोजी के अंदर भी पेंसिलिन सेम है। अगर आप पूरी मेडिकेम मेडिसिनल केमिस्ट्री में 5 यूनिट है, अगर आप पहली 4 यूनिट याद कर लेते हो तो 50% जो सिलेबस है आपका वो सेम है कोलोजी के अंदर भी। तो इसका मतलब समझो मेडकेम अगर आपने 4 यूनिट कर ली तो 50% कोलोजी आपने कर ली, तो केवल 50 ही तो और करनी है। इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में करवाऊँगा पूरी की पूरी मेडकेम, ताकि आप कोलोजी में भी लिख सको वही बातें। ठीक है, कोलोजी में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखनी है, बाकी जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई है वो सिर्फ लिखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पेनिसिलिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं जो होगी सिफेलोस्पोरिन के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।